गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं पेज नंबर 27, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोज जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस विच आर फॉलोड while रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक तरीके के रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कराते हैं कि हमें किस तरह अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, उनको कैसे, हमें उसकी हेल्प से कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। प्रिंसिपल्स आर जनरल रूल्स विच वर्क एज जनरल गाइडलाइंस फॉर एनी एक्टिविटी। प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक तरीके के रूल्स होते हैं जो हमें वर्क करने में हेल्प करते हैं कि हमें कैसे काम को करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोज रूल्स विच आर बेस्ड ऑन कस्टम्स, प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक कस्टम पे, ट्रेडिशन पे, मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं और कस्टम, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन पे बेस्ड हैं। दीज आर नॉट फिक्स्ड बट दे चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। वैसे जनरली फिक्स नहीं होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम ये चेंज भी हो जाते हैं। हैंस दे डू नॉट रिक्वायर एनी एविडेंस फॉर ऑथेंटिसिटी बिकॉज दे आर सेल्फ एविडेंस फॉर देयर ऑथेंटिसिटी। इसमें ये बताया गया है कि इनको किसी चीज़ की प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये रियल होते हैं, सेल्फ एविडेंस होते हैं। द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। कुछ बेसिक आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी। The principle of business entity states that the transactions associated with business must be separately recorded from those of its owner and other business। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो बिजनेस होता है और जो उसका मालिक होता है वो अलग होते हैं, तो उसमें यही प्रिंसिपल यही बता रहा है कि हमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को अलग से रिकॉर्ड करना चाहिए और मालिक के जो मतलब पर्सनल उसके घर के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो अलग से रिकॉर्ड होते हैं। The owner of the business who manages, controls a particular business is treated as separate entity from its business। जो मालिक होता है उसको बिजनेस अलग माना जाता है। On this ground, the transaction related to business are recorded separately and the personal transaction of the owner of the business are kept separate। इसमें यही बताया गया है कि जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं और जो उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके घर के रिलेटेड या उसका कुछ भी जो पर्सनल होता है उसे हम अलग रखते हैं। इफ दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म विल बी मिक्स अप विद द पर्सनल डूइंग्स ऑफ द ओनर। अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो जो उसका मालिक का खुद के पर्सनल जो ट्रांजेक्शन और बिजनेस के ट्रांजेक्शन है वो एक साथ मिक्सअप हो जाएंगे। इन दिस सर्कमस्टांसेस द एक्चुअल एंड ट्रू रिजल्ट ऑफ द बिजनेस विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको बिजनेस की कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन, पोजीशन नहीं पता चल पाएगी। दो द ओनर ऑफ द बिजनेस एम्प्लॉयज कैपिटल इन द बिजनेस बट इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो मालिक होता है वो एक तरीके से पैसा लगाता है बिजनेस में, लेकिन वो भी बिजनेस पे क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। बिजनेस उसको भी पे आउट कर देता है बाद में। On this reason, interest on capital is a liability for the business। इसलिए जो इंटरेस्ट देता है कैपिटल पे, जो मालिक पैसा लगाता है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है और वो बिजनेस के ऊपर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। इन द सेम मैनर whatever drawings are made by the owner is treated an asset for the business and liability for the owner। पर इसमें यही बताया जा रहा है कि जब भी कोई जो अपना पर्सनल चीज़ों के लिए कुछ भी मनी विड्रॉ करता है या सामान विड्रॉ करता है मालिक, तो वो बिजनेस के लिए एक तरीके से एसेट मानी जाती है और ओनर पे वो चीज़ की लाइबिलिटी होती है। ऑन दिस कॉन्सेप्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इज डिटरमाइंड। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का निकाल पाते हैं। द अबव कॉन्सेप्ट इज अप्लाई टू ऑल ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेदर इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। ये जो प्रिंसिपल है हर बिजनेस में लागू होता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, सोल बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, सब में ये चीज़ फॉलो किया जाता है कि मालिक के ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। एक चीज़ आपको यहाँ दिया हुआ है बोनस लर्निंग में, बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेटली आइडेंटिफिएबल
parties. As per this principle, only business transactions are recorded in the books of account. इसमें आपको यही बताया गया है कि जो बिजनेस और उसका मालिक होता है वो अलग अलग होते हैं, और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अलग से अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं. अब आते हैं सेकेंड प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट. Generally, transactions are recorded in the books of accounts which can be expressed in monetary terms. इसमें आपको यही बताया गया है कि हम बिजनेस में अकाउंट्स में ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम मनी में मेजर कर सकते हैं. मनी इज अ मीन्स बाय विच द एक्सचेंज बिटवीन द टू पार्टीज टू अकाउंटिंग पीरियड्स कैन बी मेजर्ड. इसमें यही बताया है कि मनी एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हम उस ट्रांजेक्शन्स को मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. Recording transactions in monetary form makes the information more significant and meaningful. अगर हम transactions को मनी जिसकी वैल्यू होती है उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा जो डेटा होगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगी और बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी. In accounting, various facts are not recorded and disclosed though they have the impact on the business. बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है बिजनेस में, लेकिन हर चीज़ को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. सिर्फ हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी मनी वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल, द पॉलिसीज ऑफ परचेज एंड सेल, एंट्रेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, हेल्थ ऑफ द मैनेजर, ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है लेकिन हम इस सबको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इनकी कोई मनी वैल्यू नहीं है. बोनस लाइन में देखते हैं, ऑल्सो दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स which can be measured in terms of money and are recorded in local currency monetary unit of the country. इसमें आपको यही बताया गया है कि हम अकाउंट्स की बुक में ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी मनी वैल्यू होती है और मनी को हम अपने कंट्री की करेंसी से मेजर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ चलती है. Above facts are excluded from being recorded in the books of account. इसमें आपको यही बता रहा है कि पॉलिसीज ऑफ परचेज एंड सेल, एंट्रेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटर, हेल्थ ऑफ द मैनेजर को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 28. Because these activities and events are not capable of being measured in monetary terms. क्योंकि इनकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती, इसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं. Hence, these are not recorded in books of accounts. The basic reason for expressing business transactions in monetary form is due to the fact that money is considered as commonly accepted unit of measurement. For these reasons, all transactions are expressed in monetary terms. क्योंकि हम इन सबको जो भी ऊपर दिया हुआ था कि हेल्थ ऑफ द मैनेजर, इस सबको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं. क्योंकि मनी में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम अकाउंट्स में ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी मनी वैल्यू होती है. अब आते हैं थर्ड प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. The true results of profit and loss of the business activity can be determined by comparing the capital at the time of commencement of business with the capital at the time of preparing of account at the end of the accounting period when the business is closed. मतलब बोला कि अकाउंटिंग पीरियड मतलब हमें हर टाइम मेजर करना पड़ता है कि हमारा बिज़नेस कैसी कंडीशन है, बिज़नेस की पोजीशन क्या है. तो हम एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं, एक फिक्स पीरियड डिसाइड कर लेते हैं कि हमें हर साल इतने टाइम में अपने रिकॉर्ड्स को पूरा चेक करना है, पूरे स्टेटमेंट्स बनाने हैं, हर चीज़ को मेजर करना है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस है या कितना नुकसान है, या मालिक ने कितना पैसा लगाया था तो उसके पैसे में इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बट दिस पीरियड इज़ टू लॉन्ग एंड नो कंसर्न कैन वेट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. बट इसमें यही बताया गया है कि जैसे आपने बिज़नेस में पैसा लगाया और सपोज आप वेट कर रहे हो कि आपका जब बिज़नेस क्लोज होगा तब हम मेजर करेंगे कि हमें क्या हो रहा है, तो वो बहुत लंबा समय है और उतने लंबे समय तक कोई वेट नहीं कर सकता है. इसलिए हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपने रिकॉर्ड्स को देखना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है. इसमें यही दिया हुआ है, बट दिस पीरियड इज़ टू लॉन्ग एंड नो कंसर्न कैन वेट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम to know the result of the business. After a certain period of time, the owner of the business and the creditors will be eager to know
हाउ देयर कैपिटल हैज़ बीन यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस। जो मालिक होता है वो बहुत ईगर होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उसके बिजनेस में कितना प्रोग्रेस हुआ, उसका जो पैसा लगाया वो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। और जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो आप जिनसे उधार लेके आते हो, वो भी वेट करते रहते हैं कि उनको पता चले उनका पैसा कब तक आप पे कर पाओगे। For the fulfillment of this objective and to abide by the provision of Income Tax Act and Company Act and provision of various other acts, the concept of accounting period is used। इसलिए हमको टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो हमें क्या है कि अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है। जनरली द अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 1 ईयर। जनरली कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। एट द एंड ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इसके बाद जब ये ख़त्म होता है तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। Accounting period is a period of 12 months. At present, the financial year starts from 1st April and ends on 31st March of next year। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होता है? 31st मार्च को। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द year 2016-17, the financial year will start from 1st April 2016 and ends on 31st March 2017। At the end of financial year, the financial statements are prepared to know the result of the business activities and assets and liabilities। तो इसमें यही बताया गया है, जो हम फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गई, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि अकाउंटिंग पीरियड का यूज़ हम करते हैं और ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल का होता है, 12 महीने का होता है, और ये अगर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल में आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर स्टेट्स दैट all information regarding the business which are necessary should be disclosed in true and fair manner in financial statement। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट होती है उसे हमें अच्छी तरीके से, साफ सुथरे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना चाहिए। The business activities and its information should be disclosed in financial statement in such a manner that it could be capable of presenting a true and a fair view of the business activity, its position, and any change in its financial position। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होती है उसे हमें अच्छी से रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे सही पता चल सकेगा कि हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, प्रोग्रेस में है, नुकसान में है, कैसी पोजीशन है। द डिस्क्लोजर प्रिंसिपल स्टेट्स टू डिस्क्लोज दोज इंफॉर्मेशन विच हैव अ बियरिंग ऑन द बिजनेस रिजल्ट्स और ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन बिजनेस रिजल्ट। तो इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि हमें सब इंफॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए उसे अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट सामने लाना चाहिए, जिससे हमारे बिजनेस के डिसीजन में हम उसको हेल्प में ले सकें। However, disclosure does not mean to disclose confidential and important facts of business which affects the interest of the investors or owner of the business। ऐसा नहीं है कि इसमें हमें जो सीक्रेट बातें रखनी है उसको भी हम सामने प्रेजेंट कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारे डिसीजन लेने में इम्पैक्ट हो, हमारे बिजनेस के बारे में हमें सच्चाई सही पता चल सके, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हमें सामने रखना चाहिए। Full disclosure principle refers to the disclosure of information which would influence the decision making process of an individual reading a financial statement। इसमें यही बताया गया है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन को हमने सामने रखना चाहिए। This does not mean that all important information be disclosed। The principle requires to disclose enough information so that the users of accounting information can make informed decision। तो इसमें यही बताया गया है कि हमें ऐसे इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए जिससे डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिले। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। This principle means that only those facts and information should be disclosed which have an impact on the business activity। मतलब वही बताया गया, ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे फैक्ट्स सामने रखने चाहिए जिससे हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ पे इम्पैक्ट पड़े। The accountant shall not disclose those information which does not affect the decision of the concerned parties। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं रखनी चाहिए जिससे सामने वाले के डिसीजन में कोई इम्पैक्ट ना आए।
an event affects any decision or not, it depends upon specific condition and circumstances. It may also be necessary that any information which is necessary for one organization may not be important for other concern. मतलब इसमें ये बोला गया कि जरूरी नहीं होता है कि जो इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है दूसरे के लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट हो. वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन कितनी यूजफुल है. अब नेक्स्ट पेज में आते हैं. पेज नंबर 29. प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी स्टेट्स दैट ऑल इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन that may sway the opinion of financial statement users should be included in the financial statement. ऐसी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करे. चलिए आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट डे देखेंगे. थैंक यू.